नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2015 के पेपर 1 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागॉजिकल इश्यूज़ यानी शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। आपका पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न संख्या 106, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। अर्थात जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषाई क्षमताएं हैं, जब हम प्राथमिक स्तर पर उनके विकास की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, मकसद क्या होता है हमारा। तो आपका पहला विकल्प है भाषिक नियमों पर अधिकार, दूसरा भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, तीसरा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, अथवा चौथा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। आइए सभी विकल्पों पर विचार करते हैं। तो भाषिक नियमों पर अधिकार का तात्पर्य हमारा यहाँ पर नहीं होता है। वही स्थिति बनती है दूसरे विकल्प की भी कि भाषिक संरचनाओं पर अधिकार कर लेना मात्र जो है भाषाई क्षमताओं के विकास करने का मतलब नहीं होता है। और चौथा विकल्प भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, यह भी नहीं होता है। इस दृष्टि से तीसरा हमारा जो विकल्प है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, यह अर्थ होता है भाषाई क्षमताओं के विकास करने का प्राथमिक स्तर पर। तो तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। आपके विकल्प हैं, पहला पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा पहले नियम बताना, तीसरा पहले नियम का विश्लेषण करना और चौथा पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। तो यहाँ ध्यातव्य है कि ये आगमन और निगमन जो दो विधियां हैं, प्रचलित विधियां हैं, ये प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी प्रश्न जो था वो रिपीटेड ही है एक तरह से। प्रश्न का पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला गया है, बाकी चीज़ें वही हैं। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन पद्धति की विशेषता जो है वह है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। पिछले वीडियोज़ में भी हम चर्चा कर चुके हैं विस्तार से इन दोनों आगमन और निगमन विधियों पर, और वहीं हमने आपको निगमन विधि में एक तरीका सुझाया था। हालांकि आप अपने तरीके से भी कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, शार्ट ट्रिक कह लीजिए उन्हें। वहाँ मैंने आपको बताया था कि नीनीऊ के नाम से अगर आप इसको याद रख पाएँ तो बेहतर है, और एक ही को आप याद रखें, निगमन को। तो नीनीऊ में इसका जो फुल फॉर्म होगा या विस्तृत रूप होगा कह लीजिए, उसको आप इस तरह से पढ़ें। पहले नी का मतलब निगमन में, दूसरे नी का मतलब है नियम से, और ऊ का तात्पर्य यहाँ पर है उदाहरण की ओर। तो निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, और इसी का ठीक विपरीत हो जाता है आगमन विधि। यहाँ हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं बच्चों के समक्ष जिस नियम को हमें सिखाना है। मान लीजिए कोई संधि सिखानी है तो संधि के पहले उदाहरण हम देंगे, उसके बाद अंत में हम उसे नियम बताएंगे आगमन विधि में। और इसी का ठीक विपरीत निगमन विधि है, जिसमें हम पहले नियम बता देते हैं और फिर उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो दोनों विधियाँ एक दूसरे के पूरक हैं। यदि बच्चा आगमन विधि से समझ पा रहा है तो आप उस मेथड का यूज़ करें, और यदि वह निगमन विधि से समझ पा रहा है तो उस मेथड को आप लगाएं वहाँ पर। तो इस तरह से इसका जो पहला विकल्प है वो हमारा सही है, बाकी के विकल्प सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहला उस भाषा का व्याकरण जानना, दूसरा शब्दों के अर्थ जानना, तीसरा उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, और चौथा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो जैसा कि विकल्प पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया कि हमारा जो चौथा विकल्प है वह सही है,
अर्थात उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। यदि किसी भी भाषा पर आपको अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप उसका प्रयोग करते रहें, अन्यथा धीरे धीरे वो फिर चीज़ें विस्मृत होने लगती हैं। एक इसका अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है संस्कृत भाषा के संदर्भ में, अन्य कई भाषाओं के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। तो एक समय में ये माना जाता है कि संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रयोग में या व्यवहार में कह लीजिए न रहने के कारण आज जो है वो उस स्थिति में नहीं रह गई। अब उसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग जो है उसका या व्यवहार कह लीजिए एक प्रमुख कारण बन जाता है। बाकी के विकल्प जो हैं ये सतही हैं या उनकी उपेक्षा की जा सकती है। उस भाषा का व्याकरण जान लेना केवल उस पर अधिकार करना नहीं है, जैसा कि हमारा पहला विकल्प बताता है। शब्दों के अर्थ जान लेने से भाषा पर अधिकार नहीं बन जाता। उस भाषा की वाक्य संरचना को ही केवल आप समझ लें तो ये सारे विकल्प जो हैं नहीं होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। 3 आपकी जिम्मेदारियां हैं दिए गए विकल्पों में और एक जिम्मेदारी नहीं है। वह कौन सी है उसे आपको बताना है। संदर्भ समावेशी शिक्षा का है और भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी को पहचानना है। आपके विकल्प हैं, पहला विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ठीक बात है। दूसरा, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। तीसरा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। और चौथा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो यहाँ देखिए ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं, यानी विभिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए संसाधनों की खोज, तो ये ठीक बात है, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए एज ए टीचर। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान, ये भी होनी चाहिए आपकी जिम्मेदारी। बच्चों को विभिन्न प्रकार की जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, अर्थात जो देखी जा सकती है या फिर सुनी जा सकती है, ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं। और जो चौथा विकल्प है वही नहीं होगा। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप आकलन करते समय अति उदार हो जाएं, ठीक है। तो चौथा विकल्प आपका सर्वाधिक उचित विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में, यानी पढ़ने का जो रीडिंग का कल्चर आपको डेवलप करना है उसकी बात की जा रही है। तो उसके क्रम में किस तरह के पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। आपके विकल्प हैं, पहला सामूहिक पठन को प्रोत्साहित करना है, या वैयक्तिक को, या फिर सस्वर को, या मौन को। तो देखिए ये पढ़ने के प्रकार इसमें जो है समस्त विकल्पों में बताए गए हैं। सामूहिक पठन भी होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कई सारे लोग एक साथ मिलकर के सामूहिक पठन करते हैं। वैयक्तिक की बात है तो यह व्यक्तिगत यानी एक इंडिविजुअल के लिए लागू होता है। सस्वर पठन, जहाँ बोल बोल कर कोई पठन किया जाए या आप रीडिंग करें। और चौथा है मौन। मौन पठन या वाचन में हम प्रायः मुख से कुछ बोलते नहीं और मन ही मन पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जहाँ तक कल्चर के डेवलप करने की बात है और प्रश्न कह रहा है किस तरह के पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, तो इसके हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका चौथा, मौन पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मौन पठन के कुछ जो एडवांटेज हैं, लाभ हैं, वो इस तरह से हैं कि इस पठन में आप अपनी एकाग्रता के साथ कम समय में गंभीर अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। यही इसकी मुख्य विशेषता है। आमतौर पर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मौन पठन जो है वो सस्वर पठन, या सस्वर पठन भी बीच बीच में चलता है, ऐसी बात नहीं है। कभी मनोरंजन के लिए, कभी अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए व्यक्ति जोर जोर से बोलकर पढ़ने लगता है, ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर मौन पठन जो है वो गंभीर अर्थ
को ग्रहण करने के लिए, उसके भाव को ग्रहण करने के लिए गंभीरता से सहायक होता है। तो इसलिए मौन पठन को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। कौन सा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं, पहला कागज की गुणवत्ता, दूसरा आकर्षक चित्र, तीसरा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन और चौथा अभ्यासों की बहुलता यानी अधिकता। तो इसका जो सर्वाधिक उचित विकल्प होगा, पढ़ने से ही लग गया कि वह पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन है। ठीक है, हम पाठों का जो चयन करते हैं वो किसी मकसद से करते हैं, तो वह मकसद जो होता है वो मायने रखता है अपेक्षाकृत अन्य तीनों विकल्पों के, यानी कागज़ की गुणवत्ता और आकर्षक चित्र और अभ्यासों की बहुलता से ज़्यादा अच्छा विकल्प हमारा, या उत्तर कह लीजिए, वो तीसरा है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। और यही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी भाषा की पाठ्यपुस्तक का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या करती है? आपके विकल्प हैं, पहला सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, दूसरा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, तीसरा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है और चौथा बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो देखिए, जहाँ तक हॉलिस्टिक लैंग्वेज अप्रोच की या मेथड की बात की जाए तो उसमें जो है आपका जो ये तीसरा विकल्प है कि वह बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। समग्र भाषा जो पद्धति होती है, यानी ये समग्रता लिए हुए होती है, हॉलिस्टिक होती है। तो बाकी के विकल्प जो हैं वो ठीक नहीं हैं। सभी भाषाओं के सीखने पर बल देती हो या गतिविधियों के आयोजन पर, बाल साहित्य को पढ़ करके सुनाने पर बल देती हो, तो देखिए ये राइट आंसर नहीं है। तीसरा विकल्प आपका सर्वाधिक उचित विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113। समग्र भाषा पद्धति थोड़ा सा हम स्पष्ट करेंगे जब भाषा शिक्षण पढ़ाने लगेंगे, तो वहाँ विस्तार से इस पर चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ जो है समय की अपनी सीमा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चा जो है वो विद्यालयी जीवन से बाहर का जीवन जब बिताता है और वहाँ जो अनुभव उसको मिलते हैं वह भाषा सीखने के लिए एक आवश्यक प्रेरणा देते हैं, यह भाव है प्रश्न का। तो इससे होता क्या है? आपके विकल्प हैं, पहला इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, दूसरा मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, तीसरा लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है और चौथा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका चौथा विकल्प है वो सर्वाधिक समीचीन व उपयुक्त कह लें कि विकल्प है, कि जब बच्चा बाहर का जीवन बिताता है और भाषाई दृष्टि से उसका प्रयोग करता है, उन अनुभवों का जो उसने बाहर के जीवन से सीखा है, तो भाषा सीखने में वह समृद्ध परिवेश उसको मिल जाता है, तो भाषा सीखना उसके लिए थोड़ा सहज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114। मानक वर्तनी वगैरह नहीं होंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा। व्याकरणिक नियमों की जानकारी इससे प्राप्त हो जाए, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिल जाए, तो ये सब नहीं मिलता है। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय, ये नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतलाकर बोलते हैं, दूसरा पठन लेखन में दक्ष होते हैं, पठन लेखन पढ़ने और लिखने में दक्ष होते हैं, तीसरा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं और चौथा भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सर्वाधिक उचित उत्तर होगा वह होगा आपका तीसरा विकल्प, यानी बच्चे जो हैं वो अपनी अभिव्यक्ति को जानते हैं, खुद को अभिव्यक्त कर लेते हैं, ऐसा कह लीजिए। अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ वो रहते हैं और कुछ तमाम सारी बातें वो अपने बारे में
बताते हैं। तो बाकी के जो विकल्प हैं, तुतलाकर बोलना, ये सब बिल्कुल सतही विकल्प हैं। पठन लेखन में दक्ष होते हैं तो ऐसी दक्षता लेकर के वो नहीं आते। चौथा विकल्प भाषा के व्याकरणिक नियमों को जानते हैं तो नहीं, ये जब वो प्रवेश लेने के बाद कक्षा में उन्हें भाषाई नियम सिखाए जाते हैं, क्योंकि भाषा अधिगम वहीं से स्टार्ट होता है, उसके पहले तो भाषा अर्जन चल रहा होता है। हालांकि दोनों प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं साथ साथ चलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्याकरणिक नियमों की जहाँ तक बात होगी वह अधिगम के क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार लिए हुए है। तो इस तरह से दूसरा विकल्प आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115 थोड़ा सा डल है, क्योंकि ये जो मेरे ख्याल से कलर्ड पेज था उस समय जब आया हुआ था, तो जेरोक्स में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, पर मेरे बोलने से आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ। सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? आपके विकल्प है, पहला, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। दूसरा, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तीसरा, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। और चौथा, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक, चौथा विकल्प जो है वो आपका सर्वाधिक समीचीन विकल्प है कि यदि ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित कर रही है सुरभि नाम की बच्ची, तो हम उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहन देंगे। बाकी के विकल्प सतही हैं, ये इनका कोई मतलब नहीं बनता कि जैसे पीछे पीछे दोहराना, ये प्रभावी नहीं है अधिक अपेक्षाकृत चौथे विकल्प के। और लिख करके अभ्यास करने के लिए देना, बोल करके अभ्यास करने के लिए देना, ये नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, स्तर प्राथमिक है और पढ़ने की क्षमता का आकलन आपको करना है और बताना है सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो आपके विकल्प हैं, वर्णों की पहचान महत्वपूर्ण है, या दूसरा विराम चिन्हों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, तीसरा पढ़ने में प्रवाह महत्वपूर्ण है, अथवा अर्थ का निर्माण महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पढ़ने में जो महत्वपूर्ण है इन चारों विकल्पों में, वह है अर्थ का निर्माण। और आप इस चीज़ को याद रखिएगा, पढ़ने का संदर्भ जब भी आएगा, अर्थ निर्माण वहाँ एक आवश्यक तत्व है। यदि बच्चा उसकी मीनिंग को नहीं समझ पा रहा है जो वो पढ़ रहा है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी किसी शब्द से या विचार से अवगत कराएं और बच्चा प्रश्न करे कि यह क्या है, तो उसकी मीनिंग ज़रूर आप उसको क्लियर करें। ये चीज़ कही जाती है, घरों में भी और विद्यालयों में भी इसका प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? कहानी की बात हो रही है यहाँ पर। पहला विकल्प है आपका बच्चों का मनोरंजन करना, दूसरा बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होगा, तीसरा बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, और चौथा बच्चों को अनुशासन में रखना, ये हमारा मकसद होता है। तो देखिए, कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य है या हमारा मकसद है, वह है दूसरा विकल्प हमारा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ये मुख्य उद्देश्य होता है कहानियों का। इसीलिए छोटे बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि आप उन्हें कहानियाँ सुनाइए, जिससे उनकी कल्पना शक्ति विकसित हो। और जहाँ तक इसके एडवांटेज की बात है, तो आगे चल करके आपने देखेंगे कि जब कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, तो नए नए आविष्कारों का जो जन्म होता है वो कल्पनाओं पर ही आश्रित होता है। पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि एक उदाहरण के रूप में आप तमाम जो तकनीकी उपकरण हैं उनको आप देखें आज के दौर के, जिसमें कि हम एक टेलीविज़न को ले लें, तो टेलीविज़न का स्वरूप आज के 20 साल पहले और आज की स्थिति क्या है, ये कैसे संभव हुआ? ये कल्पना के ज़रिए संभव हुआ। पहले एक कल्पना की गई, हाइपोथेसिस हुई, फिर उस पर काम हुआ और आज स्थिति
बदल गई है। आप LED और उसके बाद स्मार्ट टीवी तक का सफ़र तय कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, फिर डैश दिया हुआ है, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। अपनी के बाद आपको बताना है कि क्या चीज़ वहाँ फिलअप की जाएगी। पहला विकल्प है आपका कि अपनी कमियाँ, दूसरा अपनी समस्याएं, तीसरा अपनी भाषा और चौथा अपनी पाठ्य पुस्तकें। तो बिल्कुल ये पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया कि बच्चे जो है अपनी भाषा, यहाँ भाषा होगा, अपनी भाषा, अपने अनुभव और अपनी दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण लेकर के कक्षाओं में वो प्राथमिक कक्षाओं में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का यह अर्थ नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति का संदर्भ है और बताना है आपको कि कौन सा नहीं है, बाकी के 3 हैं। आपके विकल्प हैं, पहला बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, ठीक बात है। दूसरा वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। तीसरा कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। और चौथा अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। आइए सभी विकल्पों पर एक एक करके विचार करते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का जो हमारा पहला विकल्प है वह अर्थ होता है, यानी कि सक्रिय भागीदारी का निर्वाह बातचीत के दौरान बच्चा करे। दूसरा वाद विवाद में बेझिझक होकर के बोले, बिल्कुल यह भी उसका अर्थ होता है। कहानी को शब्दशः दोहराना, यही नहीं होता है। कहानी को, कोई कहानी सुनी गई और आप बच्चे से कहें कि आप उनसे शब्दशः दोहराइए, या वो दोहराने लगे स्वयं से ही, तो एक तरह से रूट लर्निंग कर रहा है, वो रट्टा लगा रहा है, ठीक है, रट करके चीज़ों को कर रहा है। तो चीज़ों को रट करके नहीं, समझ करके करना है, ये दृष्टि होनी चाहिए। कहानी का भाव ग्रहण करे और अपने शब्दों में वह उस चीज़ को बयां करे। और चौथा अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बिल्कुल यह भी होता है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, वही कि कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, ये नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि, आपके विकल्प हैं, पहला स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। दूसरा भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। तीसरा भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। ठीक, अब देखिए, आप धीरे धीरे जब ये सीरीज चलती रहे और आप चीज़ों को सॉल्व करते रहें, तो आप कुछ टर्म्स को पकड़िए, जैसे उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, पूर्ण ज्ञाता हो, इन टर्म्स को आप पकड़ लीजिए कि ये नहीं होंगे अगर इस तरह के विकल्प बन रहे हैं तो। और चौथा भाषा शिक्षक बच्चों को अपनी, ये एक मिनट, हाँ, ये जो है वो वर्तनी है। तो भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, ये आपका चौथा विकल्प है। ये वर्तनी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा इन चारों विकल्पों में? जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होगा वो होगा आपका पहला विकल्प इन चारों विकल्पों में, कि भाषा की कक्षा में आवश्यक हो जाएगा कि स्वयं जो भाषा शिक्षक है उसकी भाषा प्रभावी हो। तो प्रभावी भाषा से एक समृद्ध परिवेश का वहाँ निर्माण होगा और बच्चे भी प्रभावी भाषा जो है धीरे धीरे उसका प्रयोग करने लगेंगे। बाकी पूर्ण ज्ञाता और ये सब उच्चारणगत शुद्धता नहीं होंगे। केवल अब ये चौथा विकल्प कह रहा है कि बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से लें, ये सब नहीं होंगे। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।